444 डेज ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये वो वक्त था जब 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स तेहरान के अंदर यूएस एम्बेसी में स्टेज बने रहे। They took 52 American diplomats hostage, holding them for 444 days. To hold more than 50 hostages at the American embassy in Tehran this morning. डेट थी 4 नवंबर 1979 जब गुस्से से भरी हुई ईरानिया क्राउड ने एम्बेसी की वॉल क्रॉस की और कुछ ही घंटों में यहाँ की सबसे पावरफुल कंट्री को चैलेंज कर दिया। The United States Embassy. It was burned Tuesday evening outside the embassy's gates. To the Iranian demonstrators who set fire to it, this was a symbol of victory. उस दिन के बाद ईरान और यूनाइटेड स्टेट कभी दोस्त नहीं रहे। सीक्रेट ऑपरेशन शुरू होने लगे और उसके बाद धीरे धीरे मिडल ईस्ट एक ऐसे कन्फ्लिक्ट की तरफ चला गया। इसमें एक तीसरा नाम भी बार बार सामने आता है, इसराइल की। नस्ल कहानी यहाँ से भी पहले शुरू होती है। 1979 26 साल पहले 1953 में एक सीक्रेट ऑपरेशन ईरानिया पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। तो वहीं से शुरू हुई यूएस की इन्वॉल्वमेंट जो आज तक खत्म नहीं हुई। जानते हैं पूरी रियलिटी आज की डॉक्यूमेंट्री। 19 अगस्त 1953 तेहरान की सड़कों पर टैंक्स नजर आ रहे थे। ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर और लीडर थे जो अपने मुल्क के ऑयल को नेशनलाइज करना चाहते थे। उस वक्त ईरान का ऑयल ईरान के कंट्रोल में था, ज्यादातर ब्रिटिश कंपनी से। जब ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक ने ये अनाउंसमेंट किया वो ऑयल को नेशनलाइज कर रहे हैं तो वेस्टर्न पावर परेशान हो गई। इस वक्त एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान हुआ, ऑपरेशन अजैक्स। इस ऑपरेशन में CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर ईरान की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया और ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक को भी पावर से हटा दिया और दोबारा पावर में लाए गए शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रिजा शाह पहलवी। 1953 के बाद ईरान ऑफिशियली अमेरिका के क्लोज अलाई बन गया। 1960, 1960 और 1970 तक अमेरिका ने ईरान को $1 बिलियन ऑफ मिलिट्री एड दी। उस वक्त एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही थी, ईरान सीक्रेटली इसराइल के साथ भी कोऑपरेशन कर रहा था। यानी एक वक्त ऐसा भी था जब ईरान, इसराइल और अमेरिका एक ही जियोपॉलिटिकल कैंप में थे। लेकिन फिर 1979 में सब कुछ उलट गया। जनवरी 1979 में प्रोटेस्ट अपने पीक पर था। लोग मुनाचे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। 11 फरवरी 1979 को फिर इंकलाब बर्पा हुआ। शाह ईरान की गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। वहां से सुप्रीम लीडर का सिस्टम शुरू हुआ और इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, जहां से फर्स्ट सुप्रीम लीडर बनाए गए अयातुल्लाह खमेनी। इस इस्लामिक रेवोल्यूशन को देखकर USA और इसराइल ईरान के खिलाफ हो गए और इस्लामिक रेवोल्यूशन के कुछ दिनों बाद ही 1979 में ही तेहरान में US एम्बेसी पर अटैक हुआ। 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को होस्टेज बना लिया गया, वो भी 444 दिनों के लिए। 20 जनवरी 1981 को ईरान और अमेरिका के तल्कात मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके थे। इसके बाद मिडल ईस्ट में पॉलिटिक्स एक नए डायरेक्शन में शुरू होती है। 1982 में लबनान की सिविल वार में एक नया मिलिटेंट ग्रुप उभर कर सामने आता है, हिजबुल्लाह। इस ग्रुप को ईरान ने ट्रेनिंग और फंडिंग दी। हिजबुल्लाह का मेन ऑब्जेक्ट इसराइल के खिलाफ रेसिस्टेंस था। 1990 तक ये ग्रुप इसराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका था। 2000 में एक और नाम हेडलाइंस में आया, हमास। इसराइल का कहना था कि हमास को ईरान ने फाइनेंशियल और वेपन दोनों किस्म की सपोर्ट दी है। इस तरह ये कन्फ्लिक्ट वार में कन्वर्ट हो रही थी। डायरेक्ट वार तो शुरू नहीं हुई लेकिन प्रॉक्सी वार शुरू हो चुकी थी। 2002 में इंटरनेशनल इंटरसेप्ट्स का पता चला ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेवलप कर रहा है। इस हेडलाइन के बाद सबसे पहला खतरा गया USA और इसराइल की तरफ। 2015 में एक हिस्ट्रिक न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ। इस डील को कहा जॉइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसका पर्पस था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिस्ट्रिक्ट करना या उन्हें रोकना। लेकिन 2018 में अमेरिका ने इस डील से विड्रॉ कर लिया और टेंशन दोबारा से मिडल ईस्ट में बढ़ने लगी।
2010 کے بعد اسرائیل اور ایران میں انوائزیبل وار شروع ہو چکی تھی۔ سب سے فیمس انسیڈنٹ سٹرکس نیٹ وائرس جس نے ایران کے نیوکلیر پروگرام کو ڈیمیج کیا۔ ورلڈ ایکسپرٹ کے مطابق یہ سیکرٹ آپریشن امریکہ اور اسرائیل نے مل کر کنڈکٹ کیا تھا۔ اس موومنٹ کے بعد ڈیجیٹل بیٹل فیلڈ بھی وار کا حصہ بن گیا۔ 3 جنوری 2020 بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ USA ڈرون سٹرائک ہوئی۔ اس سٹرائک میں ایران کے ٹاپ ملٹری کمانڈر قاسم سلیمانی شہید ہو گئے۔ یہ انسیڈنٹ USA اور ایران کے ریلیشنز کا سب سے بڑا ڈینجرس کنفلکٹ تھا۔ اس انسیڈنٹ کے بعد ایران بھی خاموش نہیں رہا۔ اس نے عراق میں USA ملٹری پر بہت سارے میزائل فائر کی۔ اس کے بعد پوری ورلڈ کو لگنے لگا کہ اب ورلڈ وار 3 شروع ہونے والی۔ لیکن 2020 کے بعد یہ کنفلکٹ ختم نہیں ہوا۔ آج 6 سالوں بعد بھی یہ کنفلکٹ دوبارہ سے اوپن ہو چکا ہے، جس کے ایفیکٹس آپ کو ٹوڈے نظر آ رہے ہیں۔ 1979 کا انقلاب، اسلامک ریولیوشن، 52 امریکی 444 ڈیز کا ہاسٹیج کرائسس، چھوٹی چھوٹی پروکسی وارز، سائبر اٹیکس اور ڈرون اٹیکس اور میزائل اٹیکس، یہ سب انسیڈنٹ مل کر ایسی جیو پولیٹیکل چین ریئیکشن بن چکے جو آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ وار اور کنفلکٹ میں USA کیسے ایڈ ہوا، آج کی ڈاکومنٹری میں ہم نے یہی کلیئر کیا ہے۔ آپ اپنا اوپینین بھی کمنٹ میں ضرور فیڈ بیک کیجیے۔ میں ملتا ہوں نیکسٹ آپ سے ایک ریئلٹی کنٹینٹ کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔